मेरी वाइफ आधे साल के बिजनेस ट्रिप से वापस आई और वो प्रेग्नेंट थी। मेरी वाइफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यहाँ अपने करियर की वजह से हूँ। अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो अपनी इनकम्पिटेंस को करो। भले ही मेरा तुम्हारे साथ कोई बच्चा होता, तुम उसे संभाल नहीं पाते। मेरी वाइफ ने मुझे डाइवोर्स देने के लिए 2 मिलियन दिए। मैं उन 2 मिलियन की बात ऐसे ही कैजुअली कहूंगा। लियो रोयान, पछताना मत। जिस दिन मेरी वाइफ अपनी ट्रिप से वापस आई, मैंने फ्लोरिस्ट की दुकान से जूलियट रोसेस का एक बड़ा सा बुके मंगाया और जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ भागा, क्योंकि लियो रोयान ने हमारी कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट पर नेगोशिएट किया था। प्रॉफिट काफी ज्यादा था और कई हाई एग्जीक्यूटिव्स एयरपोर्ट पर मेरे साथ इंतजार कर रहे थे। मैं वहाँ तब तक खड़ा रहा जब तक कि मेरे पैरों में दर्द नहीं होने लगा। मुझे अपनी नजरों के सामने एक साफ सुथरी और एलिगेंट फिगर आती हुई दिखी। मैंने बड़े जोश के साथ वेव किया और अपनी वाइफ का नाम चिल्लाया, लेकिन जब हमने एक दूसरे को देखा तो मेरी मुस्कान गायब हो गई। लियो रोयान, जिसे मैंने आधे साल से नहीं देखा था, वो अभी भी बारिश के बीच काफी कैपेबल लग रही थी। मेरी नजर नीचे गई। मैंने उसका पेट देखा। मेरे आसपास के हाई एग्जीक्यूटिव्स अचानक से चौंक गए और सब मुझे देखने लगे। वाइफ, तुम? इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, हमारे जनरल मैनेजर याओ सेनलांग लियो रोयान के पीछे से बाहर आए। उन्होंने उसे कंधों से गले लगाया और बोले, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ खट्टे मीठे आलू बुखारे के स्नैक्स खरीदे हैं। क्या तुम्हें भूख लगी है? खट्टे मीठे आलू बुखारे खाओ। मैंने लियो रोयान को बड़े अविश्वास से देखा। ये क्या चल रहा है? याओ सेनलांग ने बेबसी से अपने कंधे उचकाए। हे कियांग, तुमने भी तो देख ही लिया है। लियो रोयान 5 महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट है। उसे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। लियो रोयान आधे साल से शहर से बाहर थी और वह 5 महीने की प्रेग्नेंट है। याओ सेनलांग साफ तौर पर सबको बता रहा था कि मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया है और वो किसी दूसरे मर्द के बच्चे से प्रेग्नेंट है। फिर उसकी खुशी से भरी आवाज दोबारा मेरे कानों में गूंजी, तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या तुम जल्दी से वाइस प्रेसिडेंट लियू को बधाई देने नहीं आ रहे? इस बार प्रोजेक्ट का प्रॉफिट हमारी कंपनी के आधे साल के रिटर्न के बराबर है। बाकी के हाई एग्जीक्यूटिव्स जल्दी से आगे बढ़े और मुझे पीछे धकेल दिया गया। लियो रोयान को सबने घेर लिया और बधाई देने लगे, जबकि मेरे हाथ के गुलाब जमीन पर गिर गए और तुरंत कुचलकर पल्प बन गए। पता नहीं किसने सजेस्ट किया, चलो आज रात वाइस प्रेसिडेंट लियू के लिए एक वेलकम पार्टी रखते हैं, लेकिन लियो रोयान ने मना कर दिया। आई एम सॉरी एवरीवन, मैं लंबी जर्नी की वजह से बहुत थक गई हूँ। इसके अलावा मेरे पेट में जो बच्चा है उसे भी आराम की जरूरत है। मैं पहले घर जा रही हूँ। ये सुनकर मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। चलो, कम से कम वो भूली तो नहीं है। आज हमारी शादी की 5वीं एनिवर्सरी है। लेकिन अगले ही पल वो मेरे सामने आकर रुकी। हे कियांग, तुम पहले वापस जाओ। जब मुझे बेहतर फील होगा तो मैं तुमसे हमारे मैटर्स पर बात करूंगी। फिर लियो रोयान याओ सेनलांग की मेबैक में बैठ गई और उसने मेरी तरफ दोबारा नहीं देखा। मेरा दिल धीरे धीरे दुखने लगा। मैं जमीन पर बिखरी हुई फूलों की पंखुड़ियों को देखता रहा, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट लियू शब्द भी मिक्स हो रहे थे। लियो रोयान को फिर से प्रमोट कर दिया गया था। जब से उसने कंपनी में एंट्री की थी, उसकी तरक्की की रफ्तार हमेशा मुझसे तेज रही थी। टीम लीडर लियू, मैनेजर लियू, डायरेक्टर लियू और अब तक वाइस प्रेसिडेंट। मैं खुद को कदम दर कदम उससे दूर जाते हुए देख रहा हूँ। इस मोमेंट तक वो फिर से प्रेग्नेंट है। मुझे अभी भी याद है कि पिछले साल जब लियो रोयान को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है तो वो बहुत एक्साइटेड थी। उसने मेरा गला पकड़ा और मुझसे कहा, हे कियांग, तुमने जानबूझकर प्रिकॉशंस नहीं लिए ना? सच बताना। ये मत सोचना कि तुम मुझे एक बच्चे से बांध सकते हो। मुझे पता है कि लियो रोयान को हाउसवाइफ बनना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसे समझाया। मैंने हमेशा तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए हैं। जहाँ तक इस बच्चे के आने की बात है, शायद ये भगवान का फैसला हो। इसके अलावा उस समय मेरी माँ बहुत सीरियसली बीमार थी। वो बुजुर्ग महिला मरने से पहले अपने पोते या पोती को देखना चाहती थी। मैंने उससे बच्चे को रखने की भीख मांगी, लेकिन लियो रोयान ने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा ली और अबॉर्ट कर दिया। जब मेरी माँ को पता चला तो वह रोई और मुझे बेकार होने के लिए डांटा। तुम अपने खुद के बच्चे तक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। उसी रात उस बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इस इंसिडेंट ने मुझे बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था। मैं काफी लंबे समय तक डिप्रेस्ड रहा। शायद लियो रोयान को भी इस बात का गिल्ट फील हुआ था। उस दिन हमेशा से अलग हटकर वो मुझे समझाने आई कि वो काम में बहुत बिजी थी और उस पर प्रमोशन का प्रेशर था। ये बच्चा एक गलत समय पर आया था। हे कियांग, बस 1-2 साल और रुक जाओ, फिर हमारा दूसरा बच्चा होगा। शादी के 5 साल हो गए। उसने अपना पूरा ध्यान काम पर लगा दिया। मैंने घर को मेंटेन रखने की पूरी कोशिश की ताकि उसे किसी बात की चिंता न करनी पड़े। अब इस घर का हर कोना, यहाँ का डेकोरेशन, सब कुछ मैंने खुद किया है। लियो रोयान को चमकीली चीजें पसंद हैं। मैंने इटली से स्पेशल तौर पर हाथ से बना एक क्रिस्टल लैंप ऑर्डर किया था। उसे बाहर का खाना पसंद नहीं है। मैं शॉर्ट वीडियो देखकर खाना बनाना सीखता हूँ। एनिवर्सरी, वैलेंटाइन डे और उसका बर्थडे, मैं हमेशा सरप्राइजेस प्लान करता हूँ, लेकिन बदले में मुझे लियो रोयान की सिर्फ एक ठंडी और बेरुखी भरी नजर मिलती है। हे कियांग, मुझे ये पार्टियां पसंद नहीं है। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लियो रोयान ने कहा था कि उसे वीचैट पर अपनी पर्सनल फीलिंग्स पोस्ट करना पसंद नहीं है। वो अपने वीचैट पर भी कभी नजर नहीं आती, लेकिन आज रात मैंने लियो रोयान को वीचैट पर एक मैसेज पोस्ट करते हुए देखा। तुम्हें जाने हुए 2000 दिन हो गए हैं। कितनी खुशकिस्मती है। फोटो में 2 रेड वाइन के ग्लास चीयर्स करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मैंने दूसरी कलाई पर वो घड़ी देखी। मैंने उसे लियो रोयान की परचेज हिस्ट्री में देखा था। मुझे लगा था कि ये कोई सरप्राइज है जो वो हमारी 5वीं मैरिज एनिवर्सरी के लिए तैयार कर रही थी। पता चला कि ये सिर्फ मैं ही था जो अकेले ही एक्ट कर रहा था, जैसे किसी ने मेरे दिल को हाथों से
भींच दिया हो। मेरा दम घुटने लगा और मैं लगभग सांस भी नहीं ले पा रहा था। पता चला कि लियू रुयान को वीचैट पर अपनी पर्सनल फीलिंग्स पोस्ट करने से कोई एतराज नहीं है, वो बस मुझे पोस्ट नहीं करना चाहती थी। मैं लिविंग रूम में बैठ गया और काफी देर तक उसका वीचैट देखता रहा। आखिरकार मेरी आंखें जलने लगी और मेरी नाक में तेज दर्द महसूस हुआ। शायद शुरू से लेकर अब तक सिर्फ याओ सेनालांग ही लियू रुयान का एक्सक्लूसिव फेवर पा सका है। लियू रुयान और याओ सेनालांग बचपन के दोस्त थे और याओ सेनालांग के लिए अपना प्यार 3 मोटी नोटबुक में रिकॉर्ड किया करता था। बाद में लियू रुयान के पिता का बिजनेस डूब गया और उसके पिता ने कंपनी की बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। याओ फैमिली ने उनके रिलेशनशिप का कड़ा विरोध किया। उस साल लियू रुयान 20 साल की थी। उसने पैसे कमाने के लिए बड़े पक्के इरादे से यूनिवर्सिटी छोड़ दी। वो मॉडल बनी, रेस्टोरेंट में बर्तन धोए और यहाँ तक कि बार में भी काम किया। वो जगह डाउटफुल रेप्यूटेशन की थी। लियू रुयान खूबसूरत थी, इसलिए वो जल्द ही सबकी नजरों में आ गई। उस दिन मैं कुछ प्लान्स मॉडिफाई करने के लिए डिजाइन इंस्टीट्यूट जा रहा था। तभी मैंने अचानक लियू रुयान को देखा। वो नशे में धुत लड़खड़ाते हुए चल रही थी और बस गिरने ही वाली थी और उसके पीछे कई आवारा नजरों वाले मर्द इस इंतजार में थे कि वह गिरे और वो तुरंत एक्ट करे। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, मैं आगे बढ़ा और लियू रुयान को सपोर्ट दिया। तुम कैसी हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? उस समय एक आदमी ने मेरी नाक की तरफ उंगली उठाई और मुझे वार्न किया कि मैं दूसरों के मामलों में दखल न दूं। लियू रुयान ने शुरू में मुझे बड़े शक की नजर से देखा। उस मोमेंट पर वो एक घायल साही की तरह थी, कमजोर और बेबस, लेकिन फिर भी उसके कांटे चुभ रहे थे। मैं तुरंत सॉफ्ट हो गया। डरो मत, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। हॉस्पिटल पहुँचने पर लियू रुयान मेरे कंधे पर सिर रखकर बहुत रोई, जबकि उसे ड्रिप चढ़ाई जा रही थी। उसने मुझे अपने परिवार की बदकिस्मती, अपने अधूरे सपने और अपने पछतावे के बारे में बताया। अगले दिन लियू रुयान के होश में आने के बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कई सालों बाद मुझे पता चला कि वह दिन असल में याओ सेनलांग की सगाई का दिन था। मैं हमेशा सोचता था कि लियू रुयान के साथ मेरा मिलना और एक होना स्वर्ग से तय किया गया रिश्ता था, लेकिन आखिरकार मैं सिर्फ उसके गुस्से से बचने का एक रास्ता बनकर रह गया। मैंने पूरी रात जाग कर बिताई, लियू रुयान से जुड़ी हर एक बात के बारे में सोचते हुए। अगली सुबह मैं सूजी हुई लाल आंखों के साथ कंपनी गया। असल में मैंने पिछली रात कुछ भी नहीं सोचा था। आज सुबह मैं सीधे लियू रुयान से पूछना चाहता था कि उसके दिल में मेरे लिए क्या मायने हैं। जब मैं डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचा तो लियू रुयान के असिस्टेंट सैन चेंग ने मुझे रोक दिया। वो अजीब सी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। हे डिप्टी डायरेक्टर लियू और जनरल मैनेजर अंदर एक मीटिंग में है, आप अंदर नहीं जा सकते। उसका एक्सप्रेशन और भी अजीब हो गया। मैं रुक गया और मैंने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैं हल्का सा कांप रहा था। मैंने अपने अंदर उठते हुए इमोशंस को दबाया और उससे पूछा, डायरेक्टर लियू आज कब फ्री होंगी? सैन चेंग ने अपने हाथ क्रॉस किए और दरवाजे के फ्रेम पर आधा टेक लगाते हुए बोली, एक प्रॉब्लम है, डायरेक्टर लियू पूरे दिन फ्री नहीं रहेंगी। हे मेरी सलाह है कि आप थोड़े समझदार बनिए। डायरेक्टर लियू अभी जनरल डायरेक्टर के साथ हैं, उन्हें बस चुपचाप आज्ञाकारी बनकर वो हरी टोपी पहन लेनी है और फिर आगे चलकर उनके पास तरक्की करने के बहुत सारे मौके होंगे। ये सुनते ही उनके आसपास के लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। कोई भी आम आदमी ऐसी बातें सुनकर चुपचाप तमाशबीन नहीं बना रह सकता था। मुझे बहुत गुस्सा आया और खुद पर काबू न रख पाने की वजह से मैंने सांड छेंग को एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। अगर हिम्मत है तो जो अभी कहा उसे दोबारा बोलकर दिखा। सांड छेंग तो बस एक ढींगे हाँकने वाला बुजदिल था। मेरा मुक्का खाते ही वो जमीन पर गिर पड़ा और पास की मेज से जा टकराया, जिससे एक बहुत तेज आवाज हुई। जल्द ही लियू रुयान के केबिन का दरवाजा खुला, लेकिन अंदर से जो बाहर आया वह याओ सेंगलांग था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और सांड छेंग से पूछा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? ड्यूटी के घंटों के दौरान ऑफिस में लड़ाई झगड़ा करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। ये सवाल सुनते ही सांड छेंग ने तुरंत रोने जैसी शक्ल बना ली। डायरेक्टर याओ, आप और डायरेक्टर लियू अंदर बात कर रहे थे, इसलिए मैंने चीफ से थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा था। किसने सोचा था कि वो अचानक अपना हाथ उठाएगा और मुझे मार देगा। उसने सीधे मेरा एक दांत ही तोड़ दिया। उसी वक्त लियू रुयान भी धीरे से अंदर से बाहर आई और उसने मुझे गुस्से भरी नजरों से डांटा। लियू रुयान को देखकर मेरा चेहरा उतर गया। वो कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो, हमेशा बहुत शालीनता से पेश आती है और अपना आपा कभी नहीं खोती। याओ सेंगलांग और वे दोनों ऑफिस में बैठकर इस तमाशे के बीच में ही बातें करने लगे। क्या मैंने ये नहीं कहा था कि मीटिंग के दौरान किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है? सांड चेंग ने जैसे ही लियू रुयान को देखा, उसे लगा जैसे कोई मसीहा मिल गया हो। वो बड़ा सा आदमी सबके सामने रोने लगा। डायरेक्टर लियू, मैं ही निकम्मा हूँ जो चीफ ए को रोक नहीं पाया। आखिर वे प्रोजेक्ट टीम के लीडर हैं और मैं तो बस एक मामूली असिस्टेंट हूँ। इससे पहले कि लियू रुयान कुछ बोल पाती, याओ सेंगलांग ने मेरी तरफ नाराजगी से देखा और ताना मारते हुए कहा, सिर्फ एक टीम लीडर के पास इतना रौब है? मुझे तो सच में हैरानी हो रही है। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी और मेरी नजरें लियू रुयान पर टिक गईं। हमने कल जो बात की थी, क्या हम उस पर अमल करें? मैंने देखा कि लियू रुयान अभी भी बेरुखी से खड़ी थी और अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरा यह रूप कितना लाचार और दयनीय लग रहा है। भले ही हमारा 5 साल का यह रिश्ता अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका अंत अच्छे से हो। याओ सेंगलांग इस बात से खुश नहीं था। उसने मेरी नाक की तरफ उंगली उठाई और मुझे डांटने ही वाला था कि लियू रुयान ने बीच में आकर उसे रोक दिया। रहने दो सेंगलांग, मुझे इससे बात करने दो ताकि यह आगे से कभी यहाँ आकर परेशान न करे। हम नीचे वाले कैफे में गए और लियू रुयान ने मुझसे सीधे
सीधे सीधे कहा, बच्चे को दुनिया में आने में अब सिर्फ 5 महीने बचे हैं। मैं चाहती हूँ कि वह कानूनी तौर पर एक जायज पहचान के साथ पैदा हो। चलो तलाक ले लेते हैं। कॉफी में चम्मच हिलाते हुए मेरे हाथ अचानक ठिठक गए। हालांकि मुझे अंदाजा था कि बात यहीं तक पहुंचेगी, पर जब लियू रुयान के मुंह से ये शब्द सुने तो मेरी आंखें नम होने से न रह सकी। लियू रुयान को लगा कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला। उस कार्ड में 20 लाख रुपए थे। इसे मेरी तरफ से अपना हर्जाना समझो। मैंने चुपचाप नजरें उठाकर उस कार्ड को देखा और अचानक मुझे हंसी आ गई। 5 साल के रिश्ते की कीमत सिर्फ 20 लाख रुपए। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद को बहुत कीमती समझूं या बेहद सस्ता। मैंने धीरे से वो कार्ड उसकी तरफ वापस खिसका दिया। मुझे ये नहीं चाहिए। लियू रुयान ने हैरानी से अपनी भौहें सिकोड़ी। ए चियांग, तुम्हारी महीने की तनख्वाह सिर्फ 6,000 रुपए है। 20 लाख रुपए तो तुम 20 साल में भी नहीं कमा पाओगे। क्या तुम पक्का यकीन के साथ कह रहे हो कि तुम्हें ये नहीं चाहिए? मेरा हाँ में जवाब सुनकर लियू रुयान के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान तैर गई, जैसी कि उम्मीद थी। याओ सेंगलांग ठीक ही कहता था। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये नहीं चाहिए, बल्कि बात ये है कि तुम्हें इससे ज्यादा चाहिए। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा, पीछे की तरफ टेक लगाई और कहा, बोलो तुम्हें आखिर क्या चाहिए? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे एक सवाल पूछ लिया, जब मेरा तुमसे तलाक हो जाएगा तो क्या याओ सेंगलांग तुमसे शादी करेगा? लियू रुयान के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा साफ झलकने लगा। बिल्कुल करेगा। सेंगलांग और उसकी पहली पत्नी के बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। उसने मुझसे वादा किया है कि वह उसे तलाक दे देगा। वैसे भी मेरे पेट में याओ परिवार का वारिस पल रहा है। उनका पूरा परिवार पोते का मुंह देखने के लिए बेताब है। उसे अपनी आने वाली सुखी जिंदगी के सपनों में खोए और खुश देखकर मैंने बस अपनी आंखें बंद कर ली और कांपती आवाज में कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बात खत्म होने के बाद मैं वापस कंपनी आ गया। तभी मैंने अपनी टीम के एक बंदे को दबी जुबान में कहते सुना तुमने, मिस लियू मिस्टर याओ के बच्चे की माँ बनने वाली है। सच में ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये चीफ है तो देखने में वफादार कुत्ते जैसा लगता है, पर निकला दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला। आजकल सिर्फ पैसे कमाने से क्या होता है? मैं चुपचाप अंदर चला गया। मुझे देखते ही वे सब अचानक खामोश हो गए। मैंने अपनी टीम के लोगों के साथ कभी कोई बुरा बर्ताव नहीं किया था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे पीठ पीछे मेरे बारे में ऐसी बातें करेंगे। बोलो, अब चुप क्यों हो गए? बोलते रहो ना। सबने अपना सिर झुका लिया। किसी की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई। इस महीने का तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं माना जाएगा और ये भूल जाओ कि तुम्हें टेक्निकल स्कूल में कोई जगह मिलने वाली है। उसी वक्त एक और बंदा तंज कसते हुए बोला, तुमने मिस्टर याओ से दुश्मनी मोल ली है। अब देखते हैं तुम कितने दिनों तक इस टीम के लीडर बने रहते हो। मैं उस बंदे के पास गया, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर मैं चाहूँ तो इस कंपनी में तुमसे कहीं ज्यादा समय तक टिक सकता हूँ, चाहे जो हो जाए। वह समझ गया कि मेरे कहने का क्या मतलब था और उसने डरते हुए बार बार मुझसे माफी मांगना शुरू कर दिया। चीफ है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। उसी रात कंपनी के सभी लोग एक जश्न में शामिल हुए। मैं भीड़ के बीच बैठा हुआ लियू रुयान को स्टेज पर चमकते हुए देख रहा था और मेरा दिल अजीब सी उदासी और जज्बातों से भारी हो रहा था। सच तो ये है कि जिस पल मैंने लियू रुयान से तलाक लेने का फैसला किया था, उसी वक्त मेरा इस कंपनी में रुकने का कोई इरादा नहीं रह गया था। आखिरकार मैं डिजाइन इंस्टीट्यूट की अपनी नौकरी छोड़कर सिर्फ उसकी मदद करने के लिए इस कंपनी में आया था। इन सालों में मैंने लियू रुयान का हर कदम पर साथ दिया और उसे कई बड़े ऑनर्स दिलाने में मदद की। मैंने कंपनी में उसकी स्थिति मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर दिया था। मुझे लगता था कि कभी न कभी वो मेरी इस खामोश मेहनत को समझेगी, पर किसे पता था कि आखिर में मुझे ये सिला मिलेगा। लियू रुयान शायद वो सब कुछ भूल चुकी है। 10 साल पहले जब मैं उससे पहली बार मिला था, उस साल क्योंकि मैं उसे एक सीधी सादी लड़की समझता था, कुछ गुंडों ने मुझे एक सुनसान गली में घेर लिया और बेरहमी से पीटने लगे। तब लियू रुयान अचानक किसी रक्षक की तरह वहाँ आ धमकी थी। उसके हाथ में ईंट का एक टुकड़ा था और उसने अकेले ही उन गुंडों से मुझे बचाया था। तुम रो क्यों रहे हो? वे तुम्हें परेशान कर रहे हैं ना? क्या तुम उनके खिलाफ खड़े नहीं होगे? लियू रुयान ने मुझे जो वो ढांढस बंधाया था, उसे मैंने आज तक अपने दिल में संजो कर रखा था। आज आखिरी बार मैं उसकी कामयाबी के इस पल का गवाह बनने आया हूँ। मैं हाथ मुंह धोने के लिए वॉशरूम गया, तभी मुझे वहाँ याओ सेंगलांग की आवाज सुनाई दी, जो दूसरों के सामने शेखी बघार रहा था। क्यों भाई, कैसा रहा? अमीर घराने की औरतों को फांसने का ये खेल काफी मजेदार है ना? मैंने लियू रुयान से झूठ बोल दिया कि मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ और वो मेरे बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हो गई। उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो कितनी आसानी से मान गई। सालों पहले वो एक मामूली वेट्रेस का काम करती थी। मैं ऐसी मामूली औरत से शादी भला कैसे कर सकता हूँ? मैंने लात मारकर वॉशरूम का दरवाजा जोर से खोला। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। कमीने, लियू रुयान तुमसे इतना प्यार करती है, तुम उसे इस तरह धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? याओ सेंगलांग ने मुझे देखा और गुस्से से आग बबूला होकर गालियां देने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे उलझने की? याओ सेंगलांग के साथ उसके कई दोस्त भी थे और मैं अकेला अपने 2 हाथों से उन 4 लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था। जल्द ही उन्होंने मुझे जमीन पर पटक दिया और लात घूंसों से पीटने लगे। जब मुझ पर मुक्कों की बरसात हो रही थी, तभी अचानक मुझे लियू रुयान की आवाज सुनाई दी, रुको, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? याओ सेंगलांग ने जैसे ही लियू रुयान को आते देखा, उसने तुरंत अपने दोस्तों को पीछे हटने का इशारा किया। मैं उसे ये सच बताने के लिए तड़प रहा था कि याओ सेंगलांग बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन बदले में मुझे लियू रुयान की बेहद ठंडी और नफरत भरी नजरें मिली। बहुत हुआ ए चियांग, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे। आज सुबह मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, पर मुझे क्या पता था कि तुम पीठ
पीछे मेरे और सेंगलांग के बीच गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हो? लियू रुयान को गुस्से में वहाँ से जाते हुए देखकर मैंने हताशा में अपना सिर झुका लिया। लियू रुयान, इस बार मैं भी तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। जश्न के दौरान हुई उस लड़ाई ने एक बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। किसी ने हमारी तस्वीरें खींचकर कंपनी के ग्रुप्स में डाल दी। मेरी पसली में मामूली फ्रैक्चर आया था, जिसकी वजह से मुझे कुछ दिन अस्पताल में बिताना पड़ा। इस दौरान लियू रुयान ने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। जिस दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली, मुझे कंपनी के HR डिपार्टमेंट से नौकरी से निकाले जाने का ईमेल मिल गया। HR के लोगों ने मुझे रूखे लहजे में बताया कि काम में लापरवाही और खराब परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला किया है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधे कंपनी के अंदर गया, पर गेट पर ही मुझे फिर से सान चेंग ने रोक लिया। चीफ ए, मुझे और मुश्किल में मत डालो। डायरेक्टर लियू ने साफ कहा है कि वे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये कहते ही उसे अचानक कुछ याद आया और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। ओह, मैं कैसे भूल गया कि ए चैंग को तो पहले ही नौकरी से निकाला जा चुका है। अब तुम चीफ ए नहीं रहे। माफ करना, बिना इजाजत के बाहरी लोगों का अंदर जाना मना है। बात करते करते सान चेंग ने एक छोटा सा गत्ते का डिब्बा आगे बढ़ा दिया, जिसमें मेरी डेस्क का सारा सामान भरा हुआ था। सान चेंग के चेहरे पर एक कुटिल और तंज भरी मुस्कान थी। उसने कहा, लो, मैंने तुम्हारा सारा कबाड़ समेट दिया है। अब इसे उठाओ और चलते बनो। अपने सामान समेटो और निकलो यहाँ से। उसने मुझे दिल से चीजें नहीं सौंपी थी। अगले ही पल सांग चेंग ने अपना हाथ छोड़ दिया और बॉक्स सीधे जमीन पर जा गिरा। आई एम सो सॉरी। मेरा हाथ थोड़ा कांप रहा था। मैं बिना किसी असली मुस्कान के बस मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, जब कमजोरी हो तो हाथ कांपना सामान्य बात है। सांग चेंग मेरी इस बात से सकपका गया और बोला, ए कयांग, तुम किसे कमजोर बोल रहे हो? मेरे पास फालतू बकवास के लिए समय नहीं है। मैंने उसे एक तरफ धकेला और गुस्से में लियू रुयान की तरफ बढ़ गया। वो अपनी डेस्क पर काम कर रही थी और शोर सुनकर उसने सिर उठाकर देखा तक नहीं। मुझे पता है कि कंपनी की इस डील के फैसले से तुम्हें दिक्कत है, पर सच तो ये है कि तुमने सेन लाओ पर हाथ उठाया था। लियू रुयान ने थोड़ा रुक कर आगे कहा, खैर, मैंने तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश की है। तुम्हें मिलने वाला हर्जाना कम नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं कहा और सीधे अपना रेजिग्नेशन लेटर उसके सामने रख दिया। मैंने उसे लियू रुयान की डेस्क पर फेंकते हुए कहा, बस बहुत हुआ। आज मैं यहाँ तुमसे 3 बातें करने आया हूँ। पहली बात, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मुझे इस हर्जाने की कोई परवाह नहीं है। जिसे भी ये पैसा चाहिए वो रख ले। दूसरी बात, अगर तुम्हें याओ सेन लांग जैसा गिरा हुआ इंसान पसंद है तो तुम उसी के साथ रहो। मुझे तुम दोनों के बीच में आने का कोई शौक नहीं है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि हमारे पिछले 5 साल एक बहुत बड़ी गलती थी। तुम तलाक के कागजात तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त ले लो। लियू रुयान को अंदाजा नहीं था कि मैं इतना सीधा और साफ बोल दूंगा। उसने अपना काम छोड़ दिया और अविश्वास से मेरी तरफ देखने लगी। ए कयांग, क्या तुम होश में हो? ये हर्जाना 2 लाख तक का है। क्या तुम सच में इसे नहीं चाहते? 2 लाख का मतलब कई हजारों की रकम होती है, जो कि एक बड़ी राशि है, पर मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं थी। इस्तीफे की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मैं कंपनी की बिल्डिंग के नीचे खड़ा हो गया। मैंने डिजाइन इंस्टीट्यूट के अपने एक पुराने साथी को फोन किया और उससे कहा, सांग गोंग ने पहले जिस प्रोजेक्ट की सिफारिश की थी, मैंने उसके बारे में काफी सोचा है और मैं उसे नहीं करना चाहता। इस कंपनी का मैनेजमेंट ठीक नहीं है और आगे चलकर इस काम में बहुत सी मुश्किलें आएंगी। असल में डिजाइन इंस्टीट्यूट में मैं ही इंजीनियरिंग डिजाइन का मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति था। अपनी बेहतरीन काबिलियत की वजह से मुझे वहाँ के बड़े अधिकारियों का काफी सपोर्ट और तारीफ मिलती थी। जब मैंने 3 साल पहले वहाँ से इस्तीफा देने का फैसला किया था तो कई सीनियर अधिकारी समझ नहीं पाए थे और उन्होंने मुझे रोकने के लिए प्रमोशन तक का ऑफर दिया था। फिर भी लियू रुयान की खातिर मैंने अपने अच्छे भले भविष्य को छोड़ दिया। जिस दिन मैं वहाँ से निकला, सांग गोंग ने भी मुझसे कहा था, ए कयांग, तुम एक औरत के लिए अपनी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ रहे हो और हमारे कॉन्ट्रैक्टर के पास एक छोटे सप्लायर की तरह जा रहे हो। बिना किसी घमंड के कहूँ तो उस वक्त मैं जवान और जोश से भरा था और मुझे सच में लगता था कि प्यार के दम पर हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मैंने अपनी छाती ठोक कर अपने साथियों को भरोसा दिलाया था कि मैं अपने पारिवारिक और पेशेवर जीवन दोनों में कामयाब होकर दिखाऊंगा, और किसे पता था कि अंत ऐसा होगा। मैं इसी के लायक था। लेकिन मिस्टर सांग को मेरी आवाज में कुछ अजीब लगा। एक बड़े भाई की तरह उन्होंने मुझसे पूछा, श्याओए, तुम्हारी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या तुम वहाँ काम करके खुश नहीं हो? तुम वापस डिजाइन इंस्टीट्यूट क्यों नहीं आ जाते? कुछ दिन पहले ही लीडर ने मुझसे जिक्र किया था कि तुम्हारा डिजाइन पूरे इंस्टीट्यूट में सबसे बेहतरीन था। मैं मन ही मन मुस्कुराया। क्या इस मोड़ पर आकर मेरा वापस जाना मुमकिन था? मिस्टर सांग ने आगे कुछ नहीं कहा और उसी शाम एक डिनर का इंतजाम कर दिया। उन्होंने उन सभी अधिकारियों और साथियों को बुलाया जो मुझे पसंद करते थे। कुछ घंटों बाद मैं बहुत उदास महसूस करने लगा। मैंने उन सबको वो सब बता दिया जो हाल ही में मेरे साथ हुआ था। वे जितना सुनते गए उतना ही उनका गुस्सा बढ़ता गया। वे यहाँ तक कह गए कि लियू रुयान अंधी है, जो मेरे जैसे अच्छे इंसान को छोड़कर किसी तीसरे के चक्कर में पड़ी है। एक दिन उसे जरूर पछतावा होगा, पर जहाँ तक उसकी बात है, मुझे नहीं पता कि लियू रुयान पछताएगी या नहीं, लेकिन मुझे पछतावा जरूर है। मैं सोमवार से वापस डिजाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहा हूँ, उसी सम्मान और उसी पद के साथ। इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने आगे कुछ नहीं कहा, शराब की बोतल उठाई और पी गया। जब मैं घर वापस पहुंचा तो रात के 12 से ज्यादा बज चुके थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि लिविंग रूम की लाइट जल रही
थी। लियू रुयान सोफे पर बैठी थी, बेहद गुस्से में, और उसने मुझसे पूछा, तुम अब तक कहाँ थे? इतनी देर से क्यों आए हो? तुम्हें पता है कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे इतनी भूख लगी है कि पेट में दर्द हो रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। अगर भूख लगी है तो खाना खा लो। क्या याओ सेन लांग ने तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर नहीं किया था? मेरे इतना कहते ही लियू रुयान रोने लगी। एक कयांग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मुझे काफी नशा था, इसलिए मैं सोफे पर बैठ गया और खुद के लिए एक ग्लास पानी निकाला। लियू रुयान को लगा कि मैं वो पानी उसके लिए निकाल रहा हूँ, और जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसने मुझे वो ग्लास खुद के मुंह से लगाते देखा। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसका चेहरा काला पड़ गया। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं उसे किसी रानी की तरह रखता था। घर आने पर मैं उसके सैंडल उतारता था और दिन के तीनों वक्त उसकी पसंद का खाना बनाता था। क्योंकि लियू रुयान को अक्सर देर रात तक मीटिंग्स करनी पड़ती थी, इसलिए मैं रोज उसके लिए शहद पानी बनाकर मेज पर रख देता था। पर आज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लियू रुयान ने बहुत गुस्सा किया और फिर थोड़ा नरम पड़ते हुए कहा, चलो छोड़ो, जाओ और मेरे लिए कुछ खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। लियू रुयान ने फिर से कहा, जाओ ना, वहाँ खड़े क्यों हो? एक गर्भवती महिला को भूखा नहीं रहना चाहिए, तुम्हें पता है ना। उसका यह हक जताने वाला अंदाज देखकर मुझे अचानक एहसास हुआ कि इन सालों में मेरी सारी वफादारी और कोशिशें कितनी बेवकूफी भरी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं उठ खड़ा हुआ। लियू रुयान को लगा कि मैं मान गया हूँ। वह सोफे पर आराम से बैठ गई और बोली, इतनी देर हो चुकी है तो बस थोड़ा सा स्वीट एंड सोर पोर्क बना दो और फिर मिर्च के साथ बीफ फ्राई कर देना। मिर्च ज्यादा डालना मत भूलना। ये तो बस शुरुआत थी। पर अगले ही पल उसे समझ आया कि मैं रसोई की तरफ नहीं बल्कि अपने बेडरूम की तरफ जा रहा हूँ। लियू रुयान गुस्से में उठ खड़ी हुई। एक यांग, तुम्हारा क्या मतलब है? जवाब में सिर्फ बेडरूम का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। उस रात मैं चैन की नींद सोया। इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला करने के बाद अब मुझे कभी भी लियू रुयान के इस रूखे और बदले हुए बर्ताव से फर्क नहीं पड़ने वाला था। न ही ऑफिस में उसे और याओ सेन लांग को करीब देखकर मेरा दिल दुखेगा या मेरी नींद उड़ेगी। अगली सुबह जब मैं जागा तो मेरा सिर थोड़ा भारी था। कमरे से बाहर आने पर मैंने लियू रुयान को लिविंग रूम में बैठे देखा। वह अब भी गुस्से में थी और टेबल पर अंडे और कचौड़ियों का ढेर लगा था और वो फोन पर किसी से हंस हंस कर बात कर रही थी। थैंक यू सेन लांग, ये नाश्ता बिल्कुल मेरी पसंद का है। लेकिन मुझे याद था कि लियू रुयान को कभी भी ऐसे अंडे पसंद नहीं थे। फोन रखने के बाद उसने हमेशा की तरह मुझे हुक्म दिया, जाओ किचन में और मेरे लिए कुछ फ्रेंच टोस्ट और सॉसेज बना दो, मुझे भूख लगी है। अचानक मुझे ये सब थोड़ा मजाकिया लगा। वो अब भी कुछ नहीं समझ पा रही थी। मैं पहले उसकी हर बात इसलिए मानता था क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, इसलिए नहीं कि मैं उसका नौकर था। टेबल पर काफी कुछ है, जो खाना है खुद चुनकर खा लो। लियू रुयान को उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे इस तरह बात करूंगा। गुस्से में उसने हाथ में पकड़ा कप जोर से टेबल पर पटक दिया। एक यांग, क्या तुम्हारी बदतमीजी खत्म हुई? मेरी एक आदत है कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। जब मैं किसी से प्यार करता हूँ तो बिना किसी पछतावे के सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहता हूँ, पर जब मैं प्यार करना बंद कर देता हूँ तो मैं तुरंत पीछे हट जाता हूँ और खुद को बुरे लोगों और बुरी चीजों से दूर कर लेता हूँ। क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना? अच्छा है, चलो थोड़ी देर में तलाक के लिए चलते हैं। इतना कहकर मैंने उसके सामने दस्तखत किए हुए तलाक के कागजात रख दिए। लियू रुयान सन्न रह गई। उसकी नजरें उन कागजातों पर टिक गईं। एक यांग, अब तुम कौन सा नया नाटक कर रहे हो? तुम तो मुझसे पागलों की तरह प्यार करते थे ना, इतनी आसानी से तलाक की बात कैसे कर सकते हो? मैंने हामी भरी। मैंने सोच लिया है, जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती तो हमारा अलग होना ही बेहतर है। ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। वैसे ये घर मैंने खरीदा था और इसे सजाया भी मैंने ही था, इसलिए ये घर मेरा ही रहेगा। बाकी चीजें कानून के हिसाब से बांट ली जाएंगी। मेरी बात खत्म होते ही लियू रुयान ने एक फीकी और कड़वी हंसी हंसी। ठीक है, जैसा तुम कहो, हम अभी मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस चलते हैं। रास्ते में लियू रुयान बहुत बेचैन और परेशान थी। वह या तो सड़क पर चल रहे ड्राइवरों को कोस रही थी या अपनी असिस्टेंट सांग चेन को उसकी लापरवाही के लिए डांट रही थी। असल में उसकी इस हालत की वजह सिर्फ ये थी कि चीजें वैसी नहीं हो रही थीं जैसा उसने सोचा था कि मैं मरते दम तक उसके पीछे पड़ा रहूंगा। उसे हमेशा मुझसे लाड प्यार पाने की आदत थी और वह यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मैं इतनी आसानी से उसे छोड़ रहा हूँ, और अपने घमंड की वजह से वो मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं कर पा रही थी। मैं उसके साथ ऑफिस गया, संपत्तियों का बंटवारा किया और तलाक का सर्टिफिकेट ले लिया। ये सब बहुत शांति से हो गया। बाहर आकर लियू रुयान ने अपने पेट पर हाथ फेरा और बड़े घमंड से कहा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी माँ अब आजाद है, थोड़ा और इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाऊंगी। मैं वहाँ से जाने के लिए पलटा ही था कि पीछे से लियू रुयान के चिल्लाने की आवाज आई। एक यांग, हम कभी पति पत्नी थे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अगले ही पल मेरे सामने एक काली गाड़ी आकर रुकी। सांडगोंग ने खिड़की का शीशा नीचे किया और मुझे आंख मारी। एक यांग, ये कभी तुम्हारी गाड़ी हुआ करती थी, कैसी लगी? क्या कुछ जानी पहचानी सी लग रही है? मैंने ठंडी सांस ली। गाड़ी का दरवाजा खोलो और बैठो, बकवास करना बंद करो। चलो जल्दी से डिजाइन इंस्टीट्यूट वापस चलते हैं। बॉस ने जिस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कहा था उसे मुझे इन 2 दिनों में हर हाल में पूरा करना है। सांडगोंग ने मुझे हैरान होकर देखा। अरे यार, तुम क्या काम के कीड़े हो? आज काम का पहला ही दिन है और तुम अभी से हमें पीछे छोड़ना चाहते हो। मेरे वापस आने की खुशी में पूरा डिजाइन इंस्टीट्यूट बेहद खुश है। मैं जैसे ही अंदर गया मुझे मेरी पुरानी असिस्टेंट दिखी। वो मेरे पास कुछ दस्तावेज लेकर
लेकर आई। डायरेक्टर ए, ये प्रोजेक्ट पिछले साल शुरू हुआ था, लेकिन बड़े अधिकारी हमारे डिजाइन से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए इसे टाल दिया गया था। अब जब आप वापस आ गए हैं तो उन्होंने खास तौर पर मांग की है कि आप ही इसके मुख्य डिजाइनर बने। मैंने दस्तावेज हाथ में लिए और धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं इन दिनों में बॉस से इस बारे में बात करूंगा। डायरेक्टर ए, कमांडर ही ने कहा, आज रात कई आर्किटेक्चर कंपनियां आपको बाहर दावत पर बुलाना चाहती हैं। क्या आप जाना चाहेंगे या मैं अपनी तरफ से कुछ इंतजाम करूं? ये सुनते ही मैंने सान गोंग की तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वो पूरी तरह मुस्कुरा रहा था। बॉस तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। जैसे ही तुमने वापस आने का फैसला किया, ये खबर फैल गई कि डिजाइन इंस्टीट्यूट में एक बहुत बड़ा उस्ताद वापस आ रहा है। उसने तुम्हारे जीते हुए सारे अवार्ड्स और उन बेहतरीन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट भी दिखाई है जिन पर तुमने काम किया था। ये सब साफ तौर पर तुम्हें प्रभावित करने के लिए है। जो कंपनियां हमारे डिजाइन इंस्टीट्यूट के भरोसे चलती हैं, वे तो तुमसे मिलने आएंगी ही। आखिर तुम डिजाइन इंस्टीट्यूट के वो मशहूर उस्ताद जो हो। सच कहूँ तो मुझे बस मेहनत से काम करना पसंद है और मुझे इस तरह के चापलूसी वाले इवेंट्स में जाना बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे ही मैं मना करने वाला था, मुझे उस लिस्ट में एक जानी पहचानी कंपनी का नाम दिखा। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो सही और गलत का फर्क अच्छे से समझता है। अगर कोई मेरा अपमान करता है तो जब तक मैं उसका बदला न ले लूं, मुझे चैन नहीं मिलता। इसलिए मैंने लिस्ट हाथ में ली और कहा, ठीक है, मैं आज रात सोशल गैदरिंग में जाऊंगा। चलो इन कंपनियों से एक बार फिर मिल लेते हैं। रात को मीटिंग के वक्त जैसे ही मैंने प्राइवेट रूम में कदम रखा, मेरी नजर याओ सेन लैंग और लियू रुयान के हैरान चेहरों पर पड़ी। आज रात की इस मीटिंग का न्योता मेरी पुरानी कंपनी ने ही भेजा था, इसलिए जाहिर है मुझे उनसे मिलने आना ही था। लेकिन तभी फूले हुए पेट के साथ लियू रुयान खड़ी हुई और मुझ पर चिल्लाई, एक्यांग, आज रात हमारी एक बेहद जरूरी डिनर मीटिंग है। तुम हमारे पीछे यहाँ क्यों आए हो? उसका बॉयफ्रेंड सान चेन, जो खुद को बहुत बड़ा समझता था, मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। एक्यांग, तुम दोनों ही मर्द हो, थोड़ी तो इज्जत रखो अपने अंदर। मिसेज लियू अब तुम्हें पसंद नहीं करती, क्या फायदा उनके पीछे इस तरह पड़े रहने का? याओ सेन लैंग कंपनी के दूसरे बड़े अधिकारियों के सामने बेशर्मी से हंसने लगा। पसंद करने की बात ही कहाँ है। मुझे लगता है कि उसे अपने तलाक पर पछतावा हो रहा है और वह बस कुछ पैसों की भीख मांगने आया है। ये कहकर उसने टेबल पर चेकबुक फेंकी और अकड़ दिखाते हुए मुझसे पूछा, अरे सुन, बता तुझे कितने पैसे चाहिए, मैं तुझे अभी देता हूँ। चेक ले और यहाँ से दफा हो जा। लियू रुयान के चेहरे पर घिनौने भाव थे। टेबल पर बैठे बाकी लोगों ने भी याओ सेन लैंग की चापलूसी करने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। याओ साहब सचमुच बहुत बड़े दिल वाले और दरिया दिल इंसान हैं। इनकी तुलना कुछ छोटे दिमाग वाले लोगों से की ही नहीं जा सकती। जैसे ही वे लोग मुझे उस प्राइवेट रूम से बाहर निकालने वाले थे, सान गोंग भी अंदर आ गया। याओ सेन लैंग ने उसे देखा और तुरंत उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। अरे मिस्टर सान, नमस्कार। नमस्कार। अरे आप अकेले ही क्यों आए? डिजाइन इंस्टीट्यूट के वो नए महान उस्ताद कहाँ हैं? सान गोंग हैरान रह गया। उसने मेरी तरफ इशारा किया। क्या ये वही नहीं है? एक्यांग, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी आकर बैठो। आज इस टेबल पर बैठे सभी लोगों में से तुम ही सबसे खास मेहमान हो। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। लियू रुयान ने तो हैरान होकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। एक्यांग ही वो बड़ा नाम है जिसे डिजाइन इंस्टीट्यूट ने भारी भरकम सैलरी पर रखा है? ये कैसे मुमकिन है? सान गोंग को वहाँ के माहौल का अंदाजा नहीं था। उसने मेरे लिए वाइन का एक ग्लास भी डाला। ये कैसे मुमकिन नहीं है? असल में एक्यांग हमारे डिजाइन इंस्टीट्यूट का एक बेहद काबिल डिजाइनर हुआ करता था। उस वक्त लीडर्स ने उसकी काबिलियत को कम आंका, लेकिन उसका भविष्य बेहद शानदार था। ये बोलते हुए सान गोंग गुस्से में आ गया। किसे पता था कि ये लड़का एक औरत के चक्कर में डिजाइन इंस्टीट्यूट की नौकरी छोड़ देगा। वह जिफांग नाम की एक छोटी सी कंपनी में मामूली कर्मचारी बनकर चला गया। और जानते हो फिर क्या हुआ? उसकी पत्नी, जिसमें रत्ती भर भी समझ नहीं है, उसने एक शादीशुदा मर्द के साथ चक्कर चला लिया और अब वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। टेबल पर बैठे सभी लोगों के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। वहाँ का माहौल बेहद भारी हो गया था। आखिरकार सान गोंग ने पूछा, मुझे बताओ, क्या इन औरतों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है? उन बड़े अधिकारियों के चेहरे पीले पड़ गए। वे बस अपना सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ, ये औरतें सचमुच बहुत खराब हैं। मैंने बिना किसी हलचल के अपने चॉपस्टिक्स उठाए, मीट का एक टुकड़ा लिया और मुंह में डाल लिया। मुझे लियू रुयान और याओ सेन लैंग के चेहरों के हाव भाव देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह डिनर सचमुच बेहद अजीब और असहज करने वाला बन चुका था। खाने के दौरान सान चेन मेरे साथ ड्रिंक करना चाहता था। हाँ, कमांडर ही, आप वाकई एक बहुत ही होनहार नौजवान हैं। मैं आपके सम्मान में ये ड्रिंक पेश करता हूँ। इस टेबल पर ड्रिंक करना इंसान की हैसियत देखकर बात की जाती है, और सच कहूँ तो मैं ये ड्रिंक नहीं पी सकता। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बेहतर होगा कि आप नहीं पिलाएं। आप डायरेक्टर सान वाइन का ग्लास लिए खड़े हैं, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं इसे पी सकूं। तभी सान गोंग ने कुछ भांप लिया। उसने अपने होठों को सिकोड़ते हुए मुझसे पूछा, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? मैंने वाइन का ग्लास नीचे रखा और मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वो जो बड़े पेट वाली औरत है ना, वो मेरी पूर्व पत्नी है। ओह, और उसके बगल में जो खड़ा है वह उसका आशिक है। सान गोंग ने हैरान होकर अपना मुंह खोल लिया। हे भगवान, कितना घटिया काम है। यह सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोगों ने अपने सिर झुका लिए। किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। याओ सेन लैंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और ग्लास को जोर से हिलाया। काफी देर बाद उसने अपने गुस्से को दबाते हुए जबरदस्ती मुस्कुराकर खड़े होकर कहा, डायरेक्टर ए, ये पहले हमसे गलती हुई थी। मैं खुद को सजा के तौर पर
3 ग्लास पीकर दिखाता हूँ। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया दिल में कोई कड़वाहट मत रखिएगा। मेरे बॉस के लिए मेरे सामने इस तरह सबके सामने माफी मांगना ही काफी मुश्किल काम है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, मैंने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, डायरेक्टर याओ, आपने सही बात नहीं कही। उस कंपनी के डिनर पर आपने ही लोगों से मुझे पिटवाया था। वो मामला सिर्फ कुछ ग्लास वाइन पीकर तो खत्म नहीं हो सकता, है ना? सांगोंग से अब चुप नहीं रहा गया, वो झटके से खड़ा हो गया। हे भगवान, कितनी बदतमीजी है। याओ सेन लैंग ने अपने दांत पीस ली। उसने गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए अपना ग्लास नीचे रख दिया। पहले हमारे बीच कुछ गलतफहमियां थी, इसलिए तुमने मुझे पीटा था, लेकिन अब जब डायरेक्टर ए के दिल में अभी भी कड़वाहट है तो मैं खुद को थप्पड़ मारकर तुम्हारा गुस्सा शांत कर देता हूँ। ये कहकर याओ सेन लैंग ने सचमुच खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उस शांत प्राइवेट रूम में थप्पड़ मारने की तेज आवाजें गूंजने लगी जो बेहद अजीब लग रही थी। लियू रुयान की आंखें लाल हो गईं। वो मुझे नफरत भरी नजरों से देखने लगी। बहुत हुआ। अचानक उसने टेबल पर हाथ मारा और खड़ी हो गई। क्यांग, आज हम यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप की बात करने आए हैं, तुम्हारा अपमान सहने नहीं। याओ सेन लैंग अभी भी खुद को थप्पड़ मार रहा था। उसने लियू रुयान को घूर कर देखा। लियू रुयान, बैठ जाओ। तुम डायरेक्टर ए से इस लहजे में कैसे बात कर सकती हो? उसकी पुरानी कंपनी के ज्यादातर ऑर्डर्स डिजाइन इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप पर ही टिके थे, इसलिए जाहिर है कि वह मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। डांट खाने के बाद लियू रुयान का चेहरा उतर गया। मैं वहाँ से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन याओ सेन लैंग ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। डायरेक्टर ए, उसे छोड़िए, चलिए हम अपना खाना और पीना जारी रखते हैं। अगर आपका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है तो मैं खुद को और थप्पड़ मारता रहूंगा। मेरा इरादा कभी किसी का अपमान करने का नहीं था। अब तक जो हुआ वो बस एक छोटा सा हिसाब किताब था। लेकिन लियू रुयान को बाहर गए हुए कितना समय हुआ था? अचानक बाहर से एक चीख सुनाई दी। हे भगवान, कोई गर्भवती महिला गिर गई है, बहुत खून बह रहा है। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और तुरंत बाहर जाकर देखना चाहा, लेकिन याओ सेन लैंग ने लापरवाही से कहा, डायरेक्टर ए, छोड़िए उसे, जरूर वो कोई नया नाटक कर रही होगी, वो बस लोगों का ध्यान खींचना चाहती है। चलिए हम अपना खाना पीना जारी रखते हैं। मैं उठा और बाहर निकल गया। मेरा ऐसा करना इसलिए नहीं था कि मेरे दिल में अभी भी लियू रुयान के लिए कोई फीलिंग्स बची थी, बल्कि इसलिए क्योंकि एक आम इंसान के नाते जो इंसानियत होनी चाहिए, मैं उसी नाते बाहर गया। भले ही सड़क पर कोई अजनबी गर्भवती महिला गिर जाए तो भी मैं आराम से बैठकर खाना नहीं खा सकता था। सांगोंग भी मेरे पीछे भागा, लेकिन जैसे ही उसने लियू रुयान को जमीन पर गिरे देखा, जिसके नीचे खून का एक बड़ा धब्बा बन चुका था, वह दंग रह गया। वहाँ आसपास बहुत से लोग जमा थे, लेकिन किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सेन लैंग, मुझे बचाओ। लियू रुयान बुरी तरह डरी हुई रो रही थी और याओ सेन लैंग से गुहार लगा रही थी कि वह उसे अस्पताल ले जाए, लेकिन याओ सेन लैंग को वहाँ शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह गुस्से में चिल्लाया, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? तुम इस तरह सबके सामने कैसे गिर सकती हो? ये सच में बहुत ही शर्म की बात है। लियू रुयान जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। आखिरकार वो मैं ही था जिसने 120 पर कॉल किया और उसे एम्बुलेंस से भिजवाया, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने में हुई देरी की वजह से जब तक वो लोग अस्पताल पहुँचे तब तक बच्चे को बचाया नहीं जा सका। आखिरकार वो 5 महीने का बच्चा था और सिर्फ अबॉर्शन ही किया जा सकता था, पर ऑपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा खून बह गया और आखिर में लियू रुयान का गर्भाशय भी निकालना पड़ गया। अब से वो कभी दोबारा मां नहीं बन पाएगी। जब लियू रुयान को होश आया तो उसने अपने खाली पेट को छुआ और फूट फूट कर रोने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। उसका ये दर्द देखकर मुझे अचानक 1 साल पहले की बात याद आ गई, जब लियू रुयान ने वो अबॉर्शन की गोलियां खाई थी तो उसके चेहरे पर कितनी बेरुखी थी। उन्होंने उसे अस्पताल भेज दिया था और फिर वो मेरी जिम्मेदारी नहीं रह गई थी। लेकिन जब मैं जाने के लिए मुड़ा तो लियू रुयान ने मुझसे कुछ पूछा था, सेन लैंग, क्या वो मुझसे मिलने आया था? मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, नहीं, और मैं तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गया। मेरे पीछे लियू रुयान बेतहाशा रो रही थी। मुझे माफ कर दो। मैं रुक गया। मैंने पीछे से लियू रुयान को कहते सुना, ये जियांग, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अतीत में लियू रुयान ने मुझे चोट पहुँचाने के लिए चाहे जो भी किया हो, जब भी वो रोती थी और मुझसे माफी मांगती थी तो मेरा दिल हमेशा पिघल जाता था और मैं उसे माफ कर देता था। लेकिन इस बार मैंने बस बड़े आराम से कहा, मैंने अस्पताल के सारे खर्चों का भुगतान कर दिया है। 16,000 से ज्यादा का खर्च आया था। याद से मुझे वो पैसे वापस ट्रांसफर कर देना। मुझे माफ कर दो। कह देने भर से माफी नहीं हो जाती। मैं चाहता हूँ कि वो भी उतना ही तड़पे जितना मैं तड़पा हूँ, तब जाकर वो असली माफी होगी। याओ सेन लैंग के साथ साझेदारी का काम जाहिर है पूरी तरह फेल हो गया। उसकी कंपनी के हाथ से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकल गया। याओ सेन लैंग पूरा दिन ऑफिस में गुस्से में आगबुला रहता था। सबसे पहले जिसकी शामत आई वो यकीनन उसका मेल असिस्टेंट सांग चेन था। सांग चेन से एक छोटी सी गलती क्या हुई, याओ सेन लैंग ने उस बात का बतंगड़ बना दिया और उसे बुरी तरह फटकार लगाई। उसके बाद उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। सांग चेन जाना नहीं चाहता था और यहाँ तक कि वो लियू रुयान के सामने गिड़गिड़ाने भी गया। नतीजा ये हुआ कि सांग चेन को तो नौकरी से निकाला ही गया, साथ ही लियू रुयान का भी डिमोशन हो गया। वो जो कभी कंपनी की शान और शौकत वाली वाइस प्रेसिडेंट लियू हुआ करती थी, अब मेरे प्रोजेक्ट की एक छोटी सी टीम की हेड बनकर रह गई थी। पुराने सहकर्मी जानबूझकर मुझे ये बताने आए कि अब लियू रुयान के हाथ में कोई पावर नहीं बची है। कंपनी के लोग उसे बुरी नजर से देखते थे और लगातार उसके काम में अड़ंगे डालते रहते थे। और याओ सेन लैंग, जाहिर है वो उसकी
कद्र करता था और उसे अहमियत देता था। पर जल्द ही वो कंपनी की कम उम्र की लड़कियों के साथ चक्कर चलाने लगा और फिर कंपनी में एक और नई लड़की प्रेग्नेंट हो गई। लियू रुयान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो कई बार याओ सेन लैंग को परेशान करने पहुंच गई। वो चाहती थी कि याओ सेन लैंग तलाक लेकर उससे शादी कर ले, लेकिन बदले में उसे याओ सेन लैंग की नफरत भरी निगाहें ही मिली। उस दिन मैं एक प्रोजेक्ट की डील पक्की करने के लिए बाहर जा रहा था। जब मैं रेड लाइट पर रुका हुआ था तो मेरी नजर याओ की कंपनी के सामने पड़ी। वहाँ कंपनी के गेट पर एक बहुत बड़ा हंगामा चल रहा था। महिलाओं का एक ग्रुप लियू रुयान को थप्पड़ और लात घूंसों से पीट रहा था। वो उसे लोमड़ी और कहकर चिल्ला रही थी, तूने दूसरी औरत के पति को फुसलाया है। वो बिना किसी सहारे के बड़ी बेबाकी से पलटकर जवाब दे रही थी। उसने कहा कि वो और याओ सेन लैंग बचपन के दोस्त जैसे हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नतीजा ये हुआ कि याओ की असली पत्नी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसे अच्छी तरह पीटने के बाद वो असली पत्नी अपने लोगों के साथ वहाँ से चली गई और लियू रुयान को जमीन पर किसी कचरे की तरफ फेंक दिया गया। वो वहाँ बैठी बहुत दुखी होकर फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें उठाई उसकी नजर सीधे मुझसे जा मिली। ठीक उसी पल रेड लाइट ग्रीन हो गई, गाड़ी आगे बढ़ गई और मैंने धीरे से अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा लिया, क्योंकि मैं लियू रुयान का वो चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता था। उसी रात लियू रुयान की पिटाई का वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वो वीडियो में जोर से चिल्ला रही थी, जिन्हें प्यार नहीं मिलता वही असल में सौतन होती है। इस बात ने बहुत से लोगों को गुस्से से भर दिया। इंटरनेट यूजर्स ने उसकी जमकर क्लास लगाई। लोगों ने कहा कि वो अब तक की सबसे बेशरम सौतन है, लेकिन लियू रुयान अपनी उन 3 डायरियों को सीने से लगाए बैठी थी जो याओ सेन लैंग के लिए उसकी दीवानगी से भरी पड़ी थी। पर उन डायरियों के प्रखच्चे तो उस असली पत्नी ने पहले ही उड़ा दिए थे। आखिरकार याओ सेन लैंग ने कैमरे के सामने आकर कहा, लियू रुयान, ख्वाब देखना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसी औरत से शादी करूंगा जिसके पास न पैसा है और न कोई स्टेटस? मैंने तो तुम्हारा इस्तेमाल बस इसलिए किया ताकि तुम कंपनी के लिए दिन रात गधों की तरह काम कर सको, और इसके अलावा ताकि तुम और मेरी पत्नी मिलकर एक बच्चा पैदा कर सको। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई बहुत महान औरत हो? सिर्फ इतना ही नहीं, याओ सेन लैंग ने लियू रुयान की कुछ प्राइवेट तस्वीरें भी इंटरनेट पर डाल दी। देखते ही देखते लियू रुयान अर्श से फर्श पर आ गई और हर तरफ बदनाम हो गई। जब मैंने लियू रुयान को अगली बार देखा तो वो 2 महीने बाद की बात थी। मैं विदेश में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वापस लौटा था। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, मैंने दरवाजे पर एक दुबली पतली सी परछाई को पड़े हुए देखा। पहले तो मुझे लगा कि कोई भिखारी होगा। सुनो, क्या तुम्हारे लिए पुलिस को बुलाना पड़ेगा? लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और मेरा नाम पुकारा, मैं सन्न रह गया। लियू रुयान, जो कभी इतनी आत्मविश्वासी और खूबसूरत हुआ करती थी, जिसके पास से हमेशा एक भीनी भीनी सी खुशबू आती थी, आज वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। ये जियांग, मुझे बहुत पछतावा है। अब मुझे समझ आया है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही मुझसे सच्चा प्यार करते हो। वो मेरे पैर पकड़कर रोने लगी। क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते, उन पुराने प्यार भरे दिनों की तरह? ये जियांग, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैंने अपनी टाई ठीक की और एक ठंडी सांस ली। मुझे अफसोस है, लेकिन अब मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत हो चुकी है। ये जियांग, कल की मीटिंग के लिए मुझ पर कौन सी ड्रेस ज्यादा अच्छी लगेगी? मेरे पीछे से एक युवा लड़की की आवाज आई। वो युवा असिस्टेंट जो कभी मेरी तारीफ किया करती थी, आज मेरी गर्लफ्रेंड है। जैसे ही लियू रुयान ने उसे देखा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतनी जल्दी किसी और के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हो? ये जियांग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? लियू रुयान पागलों की तरह रोने लगी, जिससे मेरी गर्लफ्रेंड डर गई। वो बार बार मेरे पीछे छिपने लगी। ये जियांग, ये कौन है? मैंने उसे घर के अंदर सुरक्षित किया और दरवाजा बंद करते हुए बस इतना कहा, कोई नहीं, एक पागल औरत है। मेरी गर्लफ्रेंड अभी भी थोड़ी डरी हुई थी। लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्यों ना हम पुलिस को बुला लें? क्या वो भूखी है? चलो उसे कुछ खाने को दे देते हैं। मैंने प्यार से उसके बालों को सहलाया। तुम फिक्र मत करो, वो कल सुबह तक चली जाएगी। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मेरे पीछे लियू रुयान की सिसकियों की आवाजें जैसे किसी दूसरी दुनिया में खो गई। वो आवाजें बहुत धीमी और कमजोर थीं, लेकिन अब वो मेरे दिल में कोई भी जज्बात पैदा नहीं कर पा रही थी। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी बांह को थाम लिया। उसकी आंखों में चिंता और थोड़ी सी झिझक थी। ये जियांग, क्या सब सच में ठीक है ना? क्या होगा अगर वो पूरी रात दरवाजे पर ही बैठी रही तो? मैंने उसके बालों को सहलाया। मेरा लहजा पहले से कहीं ज्यादा नरम था। इस लड़की का नाम सू शियाओ है। वो डिजाइन इंस्टीट्यूट में मेरी जूनियर असिस्टेंट हुआ करती थी। उसका स्वभाव बहुत शांत है, लेकिन उसकी समझदारी कमाल की है। उस वक्त मैंने लियू रुयान के लिए नौकरी छोड़ दी थी। उसने अकेले में मुझे कई बार समझाया था, लेकिन कभी ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो बस खामोशी से मेरे अच्छे की दुआ करती रही। अब जब मैं बुरे दौर से गुजर कर वापस आया हूँ, तो उसके दिल में कोई कड़वाहट नहीं है। वो आज भी बिल्कुल वैसी ही है। वो खामोशी से मेरे साथ खड़ी रहती है, फाइलों को सहेजने में मेरी मदद करती है और मेरी चिंताओं को सुनती है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो अपना दिल किसी ऐसे इंसान को दे बैठा जो वफादार ही नहीं था। अब से मैं किसी को
भी अपनी जिंदगी में जहर घोलने की इजाजत नहीं दूंगा। सुशियाओ ने पूरे भरोसे के साथ सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, चाहे जो हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उस रात लियू रुयान ने कोई तमाशा नहीं किया। बस कभी कभार दरवाजे के बाहर से उसकी दबी दबी सिसकियों की आवाज आ जाती थी। आधी रात बीतने के बाद वो आवाजें भी धीरे धीरे पूरी तरह शांत हो गयी। अगली सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। जमीन पर बस आंसुओं के सूखने के दाग थे और एक मुड़ी तुड़ी डायरी पड़ी थी। ये लियू रुयान की उन 3 डायरियों में से अकेली बची हुई डायरी थी जिसे याओ सेन लैंग की पत्नी फाड़ नहीं पाई थी। मेरे प्यारे सेन लैंग के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक शर्मनाक और पागलपन भरी दीवानगी का निचोड़ था। मैंने उस डायरी को उठाया और उसके कुछ पन्ने पलटे। वो याओ सेन लैंग के लिए उसके प्यार और अंधभक्ति से भरी पड़ी थी। जवानी की उस पहली मुलाकात से लेकर अपने परिवार की बर्बादी के बाद के उस अकेलेपन तक और फिर दोबारा मिलने की उस दीवानी खुशी तक, हर एक शब्द, हर एक लाइन में मेरा नामो निशान तक नहीं था। तो सच ये था कि इस 5 साल की शादी में शुरू से लेकर आखिर तक वो बस हकीकत से भाग रही थी। वो मुझसे शादी करके बस अपनी खींच मिटा रही थी और समझौता कर रही थी। या उस सेन लैंग से धोखा खाने के बाद मेरे पास आना उसके लिए बस कुछ समय का सहारा था। मैं एक ठंडी हंसी हंसा। ये तो ऐसा था जैसे इसे सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए। अतीत की वो दीवानगी, वो मिन्नतें और इस बकवास से भरी डायरी को अब पूरी तरह से भुला दिया जाना चाहिए। सुशियाओ नाश्ता लेकर अंदर आई। जब उसने देखा कि मेरे हाथ में क्या है तो उसने कोई सवाल नहीं किया, बस प्यार से कहा, नाश्ता तैयार है, आज हमें मीटिंग के लिए डिजाइन इंस्टीट्यूट जाना है, हम लेट नहीं हो सकते। डिजाइन इंस्टीट्यूट पहुंचकर मैं तुरंत अपने काम में जुट गया। अपनी बेहतरीन प्रोफेशनल काबिलियत और पुराने प्रोजेक्ट्स के तजुर्बे के दम पर मैंने जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया था उसमें जल्द ही बहुत बड़ी कामयाबी मिली। मेरे सीनियर्स ने मेरी जमकर तारीफ की। मीटिंग्स में वो बार बार मेरी तारीफ करता था और कहता था कि मैं ही डिजाइन इंस्टीट्यूट की रीढ़ की हड्डी हूँ। मेरे कॉलीग्स भी मेरे साथ काम करके बहुत खुश थे। हमारे बीच का पुराना तनाव खत्म हो चुका था और लियू रुयान के बारे में खबरें रुक रुक कर मेरे कानों तक पहुंच रही थीं। कहा जाता है कि उस दिन मेरे घर से निकलने के बाद वो फिर से याओ सेनलांग से मदद मांगने गया, लेकिन याओ सेनलांग ने न सिर्फ उससे मिलने से मना कर दिया बल्कि कंपनी के सिक्योरिटी स्टाफ से कहकर उसे कंपनी के बाहर ही रुकवा दिया। वो हार मानने को तैयार नहीं था और पूरे दिन कंपनी के गेट पर ही खड़ा रहा। धूप और बारिश सब झेलता रहा। आखिरकार कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गया और आने जाने वाले लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। वो याओ सेनलांग के बारे में पूछताछ करता रहा और पूरे इलाके में मजाक का पात्र बन गया। वो जहाँ भी जाता लोग उस पर हंसते थे। लोगों ने उसे अपनी औकात में रहने के लिए डांटा और कहा कि वो इसी के लायक है। इससे भी बुरा ये हुआ कि कंपनी को उसकी इन हरकतों का पता चल गया और उन्होंने उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया। नौकरी चली गई, कोई बचत नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था और याओ सेनलांग का सहारा भी छूट चुका था। लियू रुयान की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसने अपने सारे कीमती गहने बेच दिए और एक छोटा सा टूटा फूटा कमरा किराए पर ले लिया। वो हर दिन पार्ट टाइम काम करके अपना गुजारा कर रहा था। बीते दिनों की वो आलीशान और काबिल वाइस प्रेसिडेंट लियू अब पूरी तरह से एक बेबस और लाचार औरत बन चुकी थी जिससे हर कोई नफरत करता था। एक बार जब मैं सीईओ के साथ सुपरमार्केट में खरीदारी करने जा रहा था तो मैंने अचानक सुपरमार्केट के सामने लियू रुयान को देखा। उसने पुराने कपड़े पहन रखे थे जो धोते धोते बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला था और वो जमीन पर उकड़ू बैठी थी जैसे दूसरों की फेंकी हुई सड़ी गली सब्जियां बीन रही हों। उसके बदन से अभी भी खाना पकाने के तेल की अजीब सी गंध आ रही थी। कहा जाता था कि वो पास के ही एक छोटे से रेस्टोरेंट में बर्तन धोती थी और दिन में 10 घंटे से ज्यादा काम करती थी, लेकिन उसे बहुत ही कम सैलरी मिलती थी। सीईओ ने भी उसे देख लिया और अनजाने में ही मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने दबी आवाज में कहा, क्या ये लियू दीदी हैं? इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैंने उसकी नजर का पीछा किया लेकिन मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी अजनबी को देख रहे हूँ। लियू रुयान ने भी अपना सिर उठाया और हमारी नजरें आपस में मिली। पल भर में ही उसकी आंखों में कई तरह के भाव आ गए। उनमें शर्मिंदगी थी, नाराजगी थी और एक अजीब सी बेबसी मिन्नत का एहसास था। उसने खड़े होने की कोशिश की, वो हमारी तरफ आना चाहती थी, लेकिन सिर्फ 2 कदम चलने के बाद वो फिर से रुक गई। उसने अपना सिर झुका लिया और उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। मैं न तो उसके पास गया और न ही कुछ बोला। मैंने बस सीईओ का हाथ थामा, मुड़ा और सुपरमार्केट के अंदर चला गया। सीईओ ने मुड़कर कंधे के ऊपर से उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, एमिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत तरस खाने लायक है? मैंने भी धीमी आवाज में जवाब दिया, जो लोग दयनीय होते हैं उनके पास नफरत के काबिल होने की अपनी वजहें होती हैं। इसकी बजाय उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया और खुद हमारे बच्चे को खत्म कर दिया और उस इंसान को दूर धकेल दिया जो उससे सच्चा प्यार करता था। आज वो जिस हाल में है वो और कुछ नहीं बल्कि उसके अपने ही कर्मों का फल है जो उसने खुद अपने लिए चुना था। सीईओ ने हाँ में सिर हिलाया। उसने आगे कुछ नहीं कहा, बस मेरा हाथ और जोर से पकड़ लिया। दिन एक एक करके बीतते गए। सीईओ के साथ मेरा रिश्ता दिन ब दिन और मजबूत होता गया। अब मैं पहले वाला इमिंग नहीं था जो लियू रुयान के पीछे पीछे घूमता रहता था और दीवानगी व लाचारी में खोया रहता था, बल्कि मैंने खुद को वापस पा लिया था और मैं पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी, शांत और गंभीर हो गया था। मैं सीईओ को
फिल्म दिखाने ले जाता, पार्क में टहलाने जाता और हम वो स्नैक्स खाते जो उसे पसंद थे। मैं उसका जन्मदिन याद रखता, हमारे एनिवर्सरी याद रखता और उसके लिए छोटे छोटे सरप्राइज प्लान करता। जब उसे काम में कोई परेशानी होती तो मैं बहुत धैर्य से उन समस्याओं को समझता और मिलकर उन्हें सुलझाने में उसकी मदद करता। डिजाइन इंस्टीट्यूट में हमारा प्रोजेक्ट बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ा और जल्द ही हमें क्लाइंट से बहुत बड़ी मंजूरी मिल गई। मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन दिया और खास तौर पर मेरी सैलरी भी बढ़ा दी। मुझे डिजाइन इंस्टीट्यूट का डिप्टी इंजीनियरिंग डायरेक्टर बना दिया गया और मुझे एक अलग केबिन भी मिल गया। आखिरकार मेरी जिंदगी पुराने दिनों के काले सायों से आजाद हो चुकी थी और मैं अपनी नई रोशनी में कदम रख रहा था। लियू रुयान फिर कभी मेरी जिंदगी में वापस नहीं आई, यहाँ तक कि एक दिन मेरी पुरानी कंपनी के एक पुराने सहकर्मी ने चलते चलते उसका जिक्र किया। उसने बताया कि लियू रुयान शहर छोड़कर किसी छोटे से गांव में चली गई है जहां उसे कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि वहां उसे एक सफाई कर्मी की नौकरी मिल गई है और वो सुबह से शाम तक सड़कों को साफ करने का काम करती है। वो एक सादा लेकिन शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी। ये भी सुनने में आया कि किसी ने याओ सेनलांग और उसकी नई गर्लफ्रेंड को किसी दूसरी स्टेट के एक रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाते हुए देखा था। याओ सेनलांग उस नए गर्लफ्रेंड को बिल्कुल वैसे ही रखता था जैसे कभी लियू रुयान को रखता था, वही शालीनता, वही परवाह और हर तरह के लाड प्यार के साथ। बस मुझे ये नहीं पता कि क्या वो नई गर्लफ्रेंड भी अगली लियू रुयान बनेगी और क्या वो भी उसी किस्मत को दोहराएगी। ये सब बातें सुनकर भी मेरा दिल बिल्कुल शांत रहा। चाहे याओ सेनलांग हो या लियू रुयान, उनसे जुड़ी किसी भी बात का अब मुझसे कोई लेना देना नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि मेरी मौजूदा जिंदगी बहुत खुशहाल है और मेरा प्यार मेरे साथ है। मैं सियू का हाथ पकड़कर नदी के किनारे बने रास्ते पर चल रहा था। शाम की हल्की हवा उसके लंबे बालों को छू रही थी और मेरे अतीत की बची कुची आखिरी परछाई को भी उड़ा ले जा रही थी। सियो ने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया और बहुत धीमी आवाज में कहा, इमिंग, कितना अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। कितना अच्छा हुआ कि हमने एक दूसरे को खोया नहीं। मैंने अपना सिर झुकाया और उसके माथे पर एक प्यार भरा चूमा अंकित किया। फिर धीमी आवाज में कहा, ऐसा नहीं है कि हमने एक दूसरे को खोया नहीं, बल्कि सच तो ये है कि मैं आखिरकार जाग गया हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि कद्र करने का असली मतलब क्या होता है। अब से लेकर आगे तक, चाहे सुख हो या दुख, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। ढलता हुआ सूरज दूर आसमान को आधा लाल कर रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी हमारे ऊपर पड़ रही थी, बहुत ही सुकून देने वाली और चमकदार। मैं जानता था कि वो पागलपन, वो दुख और अतीत की वो कड़वी यादें अब इतिहास बन चुकी थी। अब से मेरी आंखें सिर्फ सियो को देखेंगी, सिर्फ हमारे भविष्य को देखेंगी, जहाँ सिर्फ बेइंतहा प्यार और खुशियाँ होंगी। शायद लियू रुयान कभी ये समझ ही नहीं पाई कि प्यार कोई लाचार चापलूसी नहीं है, न ही ये कोई जिद्दी दीवानगी है और न ही गुस्सा करने का कोई बहाना है, बल्कि प्यार तो आपसी सम्मान, आपसी कद्र और एक दूसरे का साथ निभाने का नाम है। उसने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को बर्बाद कर लिया और उस इंसान को अपने से दूर कर दिया जो उसे दिल से चाहता था। जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैं धोखे और दर्द का सामना करने के बाद आखिरकार उस अंधेरे से बाहर निकल आया हूँ और खुद से दोबारा मिल पाया हूँ। और मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो मेरी अहमियत समझता है। अब से अतीत की हर बात पीछे छूट जाएगी। दिल में ढेर सारी खुशियों और प्यार के साथ मैं सियो का हाथ थामकर अपने उस भविष्य की ओर बढ़ूंगा जो सुकून और शांति के सालों से भरा हुआ है।